तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है यूनिट 7 से रिलेटेड। तो यूनिट 7 में हम लोग आज किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और सैटेलाइट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो उपग्रह वगैरह हुए, हमारे उपग्रह के साथ में जो अंतरिक्ष का विज्ञान है या अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उनके बारे में हम लोग चीज़ों को देखेंगे। और कुछ क्वेश्चन जो है वो डिफेंस से रिलेटेड भी रहेंगे कि डिफेंस की फील्ड में हमने किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट या किस तरीके के शिप्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन से प्लेन्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखें तो हमारा ये कौन सा टॉपिक है? टॉपिक नंबर 5 है सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी अचीवमेंट्स ऑफ द इंडिया इन द फील्ड ऑफ इंडियन साइंस। ये उपग्रह और अंतरिक्ष प्रतियोगिता या बोल सकते हैं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की क्या क्या उपलब्धियां हैं, ये चीज देख लेंगे। और साथ में हमारे डिफेंस वाला जो सेक्टर है ना, डिफेंस में कौन कौन सी चीजें हमको देखने को मिलती है, क्या क्या इवेंट्स हुए, वो भी क्वेश्चन हम देखेंगे आज। स्टार्ट करें? ठीक है, यस। नेक्स्ट देखो क्या बोला उन्होंने। सबसे पहला क्वेश्चन वो विच इज द हैवीएस्ट सैटेलाइट। तो बोल सकते हैं इनमें से, मतलब कि अभी तक की इंडिया की सबसे भारी उपग्रह कौन सी है? भारी उपग्रह कौन है हमारा? ठीक है, भारी उपग्रह की बात हो रही है, हैवीएस्ट की बात हो रही है। ठीक है, इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा। आंसर नहीं दोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। या पता नहीं है तो जी सेट का आप फुल फॉर्म बता भी सकते हो, मतलब जो नॉलेज आपको है वो नॉलेज आप दो, बाकी की फिर मैं आपको बताता चलूंगा। सबसे पहली चीज हम जी सेट पे आते हैं, तो जी सेट के फुल फॉर्म के बारे में पढ़ ले हम लोग। तो जी सेट का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ सभी? ठीक है, आंसर बताना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, पर पहले हम लोग फुल फॉर्म के बारे में देख ले कि जो जी सेट है, ज्यादातर जी सेट की इस्तेमाल की बात हो रही है। तो ये जी सेट का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? डिस्कस किया था हम लोगों ने पहले भी। ठीक है, जी सेट का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, तो एक तरीके का हमारा ये सैटेलाइट सिस्टम है जिसको हम जी सेट का फुल फॉर्म देखें तो जी सेट का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम। इसको जियो वो एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं हम लोग? जियो सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। बहुत सी जगह पे हम लोग जियो सैटेलाइट भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों आपके फुल फॉर्म देखने को मिलते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम और जियो सैटेलाइट के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट कौन सी है इंडिया की? कौन सी हमारी? ठीक है, तो कौन सी बोली जाती है? जी सेट 11। कौन सी बोली जाती है? सबसे हैवीएस्ट कौन सी है? जी सेट 11 है। वेट बताओ, अगर हैवीएस्ट की बात कर रहे हो तो सबसे, अगर वो भारी है तो कितनी भारी है? इस चीज के बारे में बताओ, कितनी भारी मानी जाती है, कितना इसका वेट है जिसके कारण इसको सबसे भारी सैटेलाइट या उपग्रह बोला गया है? कितना वेट है इसका? 58,054 kg। ठीक है, इसके कारण इसको सबसे क्या बोला गया है? सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट या सबसे हैवीएस्ट उपग्रह बोला गया है। ये किस तरीके की सैटेलाइट है, क्या काम करती है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये। ठीक है, संचार उपग्रह से रिलेटेड हमारी ये सैटेलाइट है। ठीक है, संचार उपग्रह मतलब कि सैटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए सैटेलाइट को हम लोगों ने यूज किया था। अब यहाँ पे हम लोग हैवीएस्ट सैटेलाइट की बात कर लिए तो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट्स की भी बात कर लेते हैं। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, या सबसे छोटा जो सैटेलाइट है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट हमको कहाँ देखने को मिलता है, उसका नाम बताओ। ठीक है, लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो गए, देर से आ रहे हैं पर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक ने आंसर बता दिया। अब ये जो बोल सकते हैं कि हमारा सबसे छोटी सैटेलाइट कौन सी है,
कलाम सेट, ये कितने केजी की हमको देखने को मिलती है? अगर हमने हैवीएस्ट की बात की थी 58,054 किलोग्राम की है, वैसे ही कलाम सेट की बात करें जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है, वो कितने केजी की देखने को मिलती है हमको? और इसको किसने बनाया था ये भी नाम बताओ, किसने कलाम सेट को बनाया था? ये किसी कंपनी ने बनाया था क्या, ये एक इंडिविजुअल इंसान ने बनाया था? ठीक है, तो कलाम सेट का वेट कितना है? 64 किलो अकेला है। ठीक है, कितना वेट है इसका? 64 केजी अकेला हमको देखने को मिलता है। किसने बनाया था ये भी बता दो भैया जल्दी, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया था ये? रफेट शाहरुख। किसने बनाया था? रफेट शाहरुख, एक तमिलनाडु का 18 साल का लड़का था। ठीक है, 18 साल के लड़के ने इस बोल सकते हैं सैटेलाइट को बनाया था, जिसका नाम उसने क्या रखा था? कलाम सेट। उसका वेट कितना था? 64 केजीज। मतलब ये अभी तक का इंडिया का सबसे छोटा सैटेलाइट बनाया गया है। ठीक है, इसको इसरो ने लॉन्च नहीं किया था, इसरो ने इसको स्पेस में नहीं पहुंचाया था, पर नासा ने इसकी मदद की थी उसको पहुंचाने के लिए। ठीक है, ये चीज भी याद रखना कि इसरो ने इसको मतलब इस सैटेलाइट को यूज नहीं किया था, मतलब भेजने में हमारे नासा ने इसका इस्तेमाल किया था, या नासा ने इस सैटेलाइट को भेजा था। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें याद रखना। हैवीएस्ट कौन सी है? तो सी सेट 11, जी सेट 11। जी सेट का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट सिस्टम, या ज्यूट सैटेलाइट के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। अब इसकी बात करते हैं तो हैवीएस्ट क्यों है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा हैवी है। कितना हैवी हमको देखने को मिलता है? तो लगभग 6000 केजी के आसपास में। ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं हो तो 6000 के आसपास में याद रख लेना। और सबसे छोटी कौन सी है हमारी? कलाम सेट। वो कितने केजी की है? ठीक है, 70 केजी है, 60 केजी के आसपास में, उसको याद रख लेना। और जो कलाम सेट है वो किसने बनाई है? एक 18 साल के बच्चे ने बताई। वो कहां से बिलोंग करता है? तमिलनाडु से। ठीक है, और उसका नाम क्या है हमारा? राफेट शाहरुख। जो कि बोल सकते हैं कि इस सैटेलाइट को लॉन्च किसने किया था? नासा ने किया था, तो इसरो ने नहीं किया था। ये चीज क्लियर हो गई। और जो जी सेट 11 है, या जी सेट जो भी हमारी हम सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, वो सारी की सारी जो सैटेलाइट है वो किससे रिलेटेड है? संचार उपग्रह से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने उसी तरीके से फ्रेम किए हैं कि आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमको ज्यादा देखने को मिलेंगे स्टार्टिंग की फॉर्म में। देखो, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कृषक उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन टू द अर्थ बिकॉज ऑफ द अर्थ अट्रैक्शन। क्या होता है स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है? ceases to the exit at that distance, becoming inactive due to the interaction of the moon, provides the necessary speed for its regular movement, and provides acceleration to its motion sorry। किसके कारण नहीं बोलता भैया है? इस चीज को तो हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है। पृथ्वी के चारों ओर कोई भी सैटेलाइट क्यों एक तरीके से आपका रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है? ठीक है, तो हमारी अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो जो भी अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के आसपास में अगर हम लोग देखें कोई भी सैटेलाइट है, तो वो सैटेलाइट क्या करती है? रिवॉल्व करती है हमारे अर्थ के आसपास में। तो किसके कारण करती है? क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो सैटेलाइट तो सीधी जाना चाहती है, बस सीधी जाने के साथ में वो क्या करती है? अर्थ के आसपास में रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और एक कैसी स्पीड से रिवॉल्व करती है? रेगुलर स्पीड से बोल सकते हैं हम लोग। और इसमें हम लोग देखें तो कौन सा न्यूटन का कौन सा लॉ यूज होता है? न्यूटन का कौन सा लॉ इस चीज में हमको देखने को मिलता है? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, या थर्ड लॉ? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखी कि जो अर्थ है, अर्थ के पास में हम जब सैटेलाइट को भेजते हैं, तो जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट क्या करती है?
रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है अर्थ के आसपास में। क्यों करती है? क्योंकि एक तरीके से हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करने की कोशिश करता है, उसको रोटेट कराने की कोशिश करता है। या बोल सकते हैं कि वो सैटेलाइट तो सीधी जाना चाहती है पर अर्थ के आसपास में क्या करना स्टार्ट कर देती है, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। और जो रिवॉल्व करती है वो कैसी स्पीड से करती है, एक सर्टेन रेगुलर स्पीड से करती है। ठीक है, और इस रेगुलर स्पीड्स के बारे में हम लोग देखें तो इसमें हमको न्यूटन का कौन सा लॉ देखने को मिलता है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखने को मिला। ठीक है, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं तो मैं इससे आगे नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को कि पृथ्वी पर जो भी हम आप बोल सकते हैं कि उपग्रह को भेजते हैं वो पृथ्वी पे नीचे क्यों नहीं गिरती और वहां पे रोटेट क्यों करती है, तो क्योंकि एक वो रेगुलर स्पीड वहां पे मेंटेन करती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, दूर संचार प्रसारण हेतु उपयुक्त उपग्रह को भू आगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब सैटेलाइट यूज्ड फॉर द टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसमिशन आर केप्ट इन द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। अ सैटेलाइट इन इज इन सच अ ऑर्बिट व्हेन कौन कौन सी चीजें हमको देखने को मिलती हैं? अगर टेलीकम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन में कोई भी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हम लोग सैटेलाइट को भेजते हैं तो क्या क्या चीजें होती है? ठीक है, तो लोगों ने 2 और 4 बताना स्टार्ट किया है। अभी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करते हैं हम लोग, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, या आगामी कक्षा की बात करें या भूखी, तो वो किस तरीके से हमको देखने को मिलता है? ये पहली चीज कि ये जो फॉर्म रहता है वो कैसा रहता है, जियो सिंक्रोनस रहता है। मतलब कि ये जो जियो स्टेशनरी में जो सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है वो कैसी रहती है, जियो सिंक्रोनस रहती है ना। जियो सिंक्रोनस मतलब कि 24 घंटे घूमती है कि नहीं घूमती, कि बंद हो जाती है अपने आप? 24 घंटे घूमती है ना, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या देखा, कक्षा वृत्ताकार होती है, मतलब कि जो ऑर्बिट रहता है वो किस फॉर्म में देखने को मिलता है, सर्कुलर फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा, सही हो गया। तीसरा क्या बोल के रखा, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा में क्या होता है, सम्मिलित होता है। तो इक्वेटर पे ही हमको ये देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि जो भी सैटेलाइट भेजी जाती है वो हमको किस तरह देखने, इक्वेटर से ही हम पास से कोशिश करते हैं भेजने की, और इक्वेटर में ही रहती है। नेक्स्ट चीज क्या बोली, जो कक्षा है वो 22,236 किलोमीटर की तरंगों पर होती है। अब आपसे कोई बोले जो जी सेट सैटेलाइट्स है उसका एल्टीट्यूड कितना होता है, ठीक है, या जो तरंग होती है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, एल्टीट्यूड हमको कितने को देखने को मिलता है, जो जी सेट सैटेलाइट्स है वो सैटेलाइट्स को हम कितनी हाइट पर रखते हैं, लगभग कितनी, 36,000 पे। ठीक है, कितने हजार पे रखते हैं हम लोग, 36,000 किलोमीटर की हाइट पे रखते हैं। तो ये चौथा वाला स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? गलत हो जाएगा। तो बाकी के 3 स्टेटमेंट सही थे, ये वाला क्या हो गया, गलत। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट की बात करूं, एग्जैक्ट किलोमीटर की हाइट हमको देखने को मिलती है जी सेट में, तो वो कितनी है, एग्जैक्ट भी याद रखना, 36 तो हम लोग बोलते हैं, एग्जैक्ट कितनी है, 35,000, तो यस, ठीक है, 35,786 किलोमीटर होती है नॉर्मल एक्चुअल हाइट, उसको हम 36,000 किलोमीटर के आसपास में बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये चीज याद रखना कि जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जब भी हम टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड सैटेलाइट को भेजते हैं तो सबसे पहली चीज, वो जो सैटेलाइट होती है वो कैसी होती है, जियो सिंक्रोनस होती है। जियो सिंक्रोनस मतलब कि 24 घंटे वो सैटेलाइट हमको अर्थ के आसपास में रिवॉल्व करते हुए देखने को मिलती है। दूसरी चीज, वो किस फॉर्म में देखने को मिलती है, सर्कुलर फॉर्म में देखने को मिलती है। तीसरी चीज, वो इक्वेटर के पास में जो ऑर्बिट जो प्लेन रहता है वो कहां पर रहता है, इक्वेटर पे प्रेजेंट रहता है। तीसरी चीज, हमको जो एल्टीट्यूड है, मतलब कि जो आपकी किसी भी बोल सकते हैं जी सेट सैटेलाइट को हम लोग कितने हाइट पे रखते हैं लगभग, तो लगभग हाइट 36,000 किलोमीटर के आसपास होती है। तो यहाँ पे हमारी कितनी देके रखी थी, 32,236, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है? ठीक है।
अब नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस कार्यकल्पनाओं के भारतीय सुंदर स्वेन या आईआरएस का उपयोग किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इंडियन रिमोट सेंसिंग इज यूज्ड? कहाँ पे हम लोग इंडियन रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं? फसल की उपजाऊ के लिए, या लोकेशन की हम लोगों को डिटरमाइन करने के लिए, वाटर रिसोर्स को पता करने के लिए, या मिनरल की खनज की पता करने के लिए, या टेलीकॉम के लिए, या ट्रैफिक इंडस्ट्रीज के लिए? ठीक है, तो हम लोगों को रिमोट सेंसिंग के बारे में पता है। आईआरएस क्या होता है? एक तरीके से बोल सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग का हम लोग इस्तेमाल किस लिए करते हैं? चीजों को पता करने के लिए, दूर से ही हम लोगों को चीजों का पता चल जाए कि वो चीज प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे पानी की बात है कि वो जमीन पे पानी है कि नहीं, तो हम लोग उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? इंडियन रिमोट सेंसिंग का एक तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? सब चीजों में हमको देखने को मिलता है। फसल की उपजाऊ देखने के लिए भी हम लोग पता करते हैं, जल का रिसोर्सेज को डिटरमाइन कि वो लैंड पे पानी है कि नहीं, उस चीज का लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जो खनिज है या मिनरल है उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टेलीकॉम के लिए भी इस्तेमाल करता है, और ट्रैफिक स्टडीज के लिए भी हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हो गए? सही हो गए। ठीक है, अब आपसे कोई मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ ले कि जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सेंटर है वो कहां पर स्टेट है इंडिया में? एक ही हमको इंडियन रिमोट सेंसिंग सेंटर देखने को मिलता है। इंडियन बोल सकते नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहां पर स्थित है? उल्टा बोल दिया, अभी बताऊंगा। पहले नेशनल की बात कर रहे हैं हम लोग। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहां पर है? हैदराबाद में। अब आपने देहरादून की बात की, देहरादून में क्या है ऐसा? देहरादून में भी कुछ है। देहरादून में क्या है हमारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, एक तरीके का इंस्टीट्यूट है जिसमें रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। ये कहां पर है? ये देहरादून में। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है वो कहां पर स्टेट है? देहरादून में। ठीक है, ये दो चीज याद रखना। इंडियन रिमोट सेंसिंग का भी थोड़ा सा पता कर लेना कि रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है, कि दूर दूर से चीजों को पहचानने के लिए हम लोग रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। और रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल लगभग हर चीजों में किया जाता है। क्रॉप का पता करने के लिए, जल वहां पे पानी है या नहीं, ग्राउंड में पानी है कि नहीं, उस चीज का पता करने के लिए। एक तरीके से सर्विलेंस के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कि दूर से ही चीजों को पता कर ले, उसका मतलब होता है रिमोट सेंसिंग। क्लियर हो गया ये चीज? ये दो चीज याद रखना है। इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे है? वो NRSC और IIRS के। ठीक है, और IIRS एक तरीके का इंस्टीट्यूट है, ये चीज याद रखना, सेंटर नहीं है। एक ही सेंटर हमको देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है? हैदराबाद में। नेक्स्ट देखो, ऑन विच डे इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट मास मिशन फ्रॉम श्रीहरिकोटा? भारत से किस दिन को सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा में अपने मंगल ग्रह के मिशन को शुभारंभ किया था? उस मिशन का नाम क्या था? मंगलयान, जो मार्स पे भेजा था सबसे पहले, उस मिशन का नाम क्या है हमारा? ठीक है, ये चीज भी याद रखना कि ये पहला ऐसा मिशन है जो कि पहली बार में ही मार्स पे पहुंच गया था। ठीक है, ऐसा अभी तक दुनिया में किसी भी कंट्री ने नहीं किया कि पहला सैटेलाइट भेजा और सीधा का सीधा वो कहां पे जाके, मतलब पहली बार किसी मार्स पे आपने भेजा और वो कहां पे? मार्स पे लैंड हो भी गया। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना। ये कब लॉन्च हुआ था? ठीक है, तो किस डेट को हुआ था? 5 नवंबर 2013 को। ठीक है, इसमें किस तरीके की सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया था? मंगलयान में किस तरीके की सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया था मार्स मिशन में? और ये भी बताओ कि जो हम मंगलयान का फोटो देखते हैं, मंगलयान जो है वो किस नोट पर हमको देखने को मिलता है? 500 के नोट पे, 2000 के नोट पे, 100 के नोट पे, 50 के नोट पे, 20 के नोट पे? जो मंगलयान का चित्र है वो किस नोट पे हमको देखने को मिलता है?
ठीक है, तो ये 200 नहीं है भैया, 2000 का नोट ही है। ठीक है, 2000 के नोट पे जो बंद हो गया ना, अब कहीं मिल जाए तो देख लेना, एक बार नेट पे जरूर मिल जाएगा। ठीक है, 2000 के नोट पे हमको मंगलयान का फोटो देखने को मिलता है। हम लोग सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी सैटेलाइट का यूज किया गया था? PSLV C25 का। ठीक है, जो कि PSLV का XL के अंदर आता है। ठीक है, PSLV के अंदर PSLV XL आता है। उस XL के अंदर भी हम सैटेलाइट के बारे में देखें तो PSLV C25 एक तरीके की सैटेलाइट थी, जिसमें हम लोगों ने इस सैटेलाइट को किस मिशन में यूज किया था? मंगलयान में इस्तेमाल किया था। तो ये चीज याद रखना जी। PSLV का मतलब क्या होता है? ठीक है, इतना पता है। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, विच वॉज द फर्स्ट एनिमल सेंड इनटू स्पेस इन नवंबर 1959? तो ये चीज तो पता ही होगी, नवंबर 1959 को कौन सा पहला जंतु अंतरिक्ष में भेजा गया था? कौन गया था भैया सबसे पहले? इंसानों से पहले कौन सा जानवर पहुंच गया था स्पेस में? बताओ इसका आंसर तो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो कौन था वो? कौन थी वो? फीमेल थी भैया, लायका। किस तरीके की बोल सकते हैं कि प्रजाति से बिलोंग करती थी? डॉग। ठीक है, फीमेल डॉग थी। किसने किसने भेजा था? ठीक है, सोवियत यूनियन ने भेजा था। रशिया भी नहीं यूज करेंगे हम लोग, सोवियत यूनियन ही यूज करेंगे, या USSR लिख लो। आपको बोला था इसलिए मैंने, 1991 से पहले जो भी काम रशिया ने किए हैं उसको USSR में ही काउंट करेंगे हम लोग। क्लियर हो गया? सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, व्हेन डिड आदित्य L1 रीच इट्स फाइनल पॉइंट? तो आदित्य L1 अपने अंतिम बिंदु पर कब पहुंचा था? कब पहुंचा था भैया? ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ये कब पहुंचा था? 6 जनवरी को पहुंचा था। ठीक है, एग्जैक्ट देखो तो 6 जनवरी 2024 था। ये इंडिया का पहला कैसा था? पहला सोलर मिशन था। कैसा मिशन था? सोलर मिशन था। अब हमने देखा कि पॉइंट पे कब पहुंचा था, तो लॉन्च किस डेट को हुआ था? ठीक है, तो ये सबको पता है लॉन्च किस दिन हुआ था ये। किस तरीके की सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया था? इसमें कौन सी सैटेलाइट यूज की थी हमने? कौन सा उपग्रह का इस्तेमाल किया था? बताओ सभी। कौन सी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया था हम लोगों ने? किस उपग्रह का इस्तेमाल किया था? PSLV C57 का। ठीक है, कौन सी सैटेलाइट या कौन सा उपग्रह का इस्तेमाल किया गया था इसमें? PSLV का इस्तेमाल किया गया था, पर कौन सा वर्जन था इसमें? C57। अब आपसे कोई पूछ ले कि आदित्य लिखा है तो इसमें L1 का इस्तेमाल क्या किया गया है? ये L1 का मतलब क्या है? क्या? ठीक है, ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो जैसे लैग्रांज कितने पॉइंट है टोटल? 5 है भैया। उसमें से हमारा जो आदित्य है वो कहाँ पे पहुंचा था? L1 पे पहुंचा था। ये चीज याद रखना। लैग्रांज पॉइंट की बात करें तो कितने लैग्रांज पॉइंट है? 5 है। 5 में से हमारा जो आदित्य वो कौन से पॉइंट पे पहुंचा था? L1 पे पहुंचा था। तो इतना याद रखना, इसलिए इसको आदित्य L1 बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, कम तापमान पर आधारित तकनीक जो उपयोग में आती है उसको क्या बोला जाता है? जो बोल सकते हैं कम तापमान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कायरोजेनिक इंजन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना। तो कायरोजेनिक इंजन जो है वो किस तरीके से काम करता है? कम तापमान पे काम करता है। तो उसका जो इस्तेमाल है, हम लोग किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? स्पेस में उसका इस्तेमाल होता है, सर्जरी में होता है, टेक्नोलॉजी में होता है, या किस चीज में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं?
ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है कि टेली जो बोल सके क्रायोजेनिक इंजन है वो हम लोगों को पता है स्पेस में इस्तेमाल करते हैं। कौन से लॉन्च व्हीकल में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं? पीएसएलवी, जीएसएलवी, किस में? जीएसएलवी में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जीएसएलवी में तीसरा स्टेज जो होता है उसमें हम लोग किस तरीके का फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं? क्रायोजेनिक बोल सकते हैं कि लिक्विड का बोल सकते हैं कि जो लिक्विड फॉर्म में हमको देखने को मिलता है, हाइड्रोजन और बोल सकते हैं ऑक्सीजन दोनों का मिक्सचर रहता है। अब इसका क्रायोजेनिक का और इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? सर्जरी में किया जाता है या शैल चिकित्सा में किया जाता है? चुंबकीय बोल सकते हैं कि हमारा जो अल्टोडन है या बोल सकते हैं मैग्नेटिक लिविटेशन है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज याद रखना कि मैग्नेटिक लिविटेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और शैल चिकित्सा में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टेलीमेशन में हम लोग टेलीमेट्री में इसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो जो क्रायोजेनिक है या कम तापमान में बनने वाले जो टेम्परेचर है उसका इस्तेमाल हम लोग स्पेस ट्रेवल में करते हैं। ठीक है, जीएसएलवी में हम लोगों ने देखा है, जीएसएलवी का थर्ड स्टेज में हम लोग क्रायोजेनिक इंजन में जो है उसका में क्रायोजेनिक का इस्तेमाल करते हैं, सर्जरी में इस्तेमाल होता है और मैग्नेटिक लेविटेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सैटेलाइट? ठीक है, कौन सी उपग्रह बोल सकते हैं कि हमारे शैलिक वो संस्थान उपग्रह है या एजुकेशन से रिलेटेड है? कौन सी सैटेलाइट है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है? ये तो पता होना चाहिए भैया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो कार्टोसैट 2 है वो एक तरीके की कैसी सैटेलाइट है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। ठीक है, जो कार्टोसैट 2 है वो किस तरीके की सैटेलाइट है? रिमोट सेंसिंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कल्पना 1 जो है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? मैट सेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिसमें मैं बोल सकता हूँ हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो है कल्पना चावला के बाद में उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया था। इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है हम लोग? तो जो मौसम जो सैटेलाइट है या वेदर सैटेलाइट जो है उससे रिलेटेड है ये हमारी। ठीक है, मौसम से रिलेटेड जो उपग्रह है उसको किस नाम से जाना जाता है? कल्पना 1 या मैट्स, जिसको पहले किस नाम से जानते थे हम लोग? मैट सेट के नाम से। ठीक है, इनसेट 2 जो है वो कैसी सैटेलाइट है? एक संचार ट्यूब मतलब बोल सकते हैं उपग्रह है या कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, कौन सी बची हमारी? सत्यभामा। तो सत्यभामा जो है वो कैसी सैटेलाइट है? एजुकेशन सैटेलाइट मानी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सत्यभामा हो जाएगा। तो सत्यभामा किस तरीके की सैटेलाइट है? एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सैटेलाइट। ठीक है, बाकी की तीन भी हम लोगों ने देखी। जो कार्टोसैट है वो एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। दूसरी कल्पना 1 जो है जिसको पहले हम लोग मैट सेट के नाम से जानते थे वो मौसम से रिलेटेड उपग्रह है। ठीक है, मौसम के बारे में बताती है। ठीक है, इनसेट 2 जो है वो संचार उपग्रह से रिलेटेड है, ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सैटेलाइट से रिलेटेड है। और सत्यभामा जो है वो एजुकेशन सैटेलाइट या एजुकेशन इंस्टीट्यूट सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशंस आर यूजुअली लोकेटेड एज क्लोज टू द इक्वेटर एज पॉसिबल। तो बोल सकते हैं कि जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो होते हैं वो आमतौर पर संभव किस के पास में बनाए जाते हैं? ज्यादातर जो भूमध्य रेखा रहती है उसके करीब हमको देखने को मिलते हैं। उसका कारण क्या है? ठीक है, अब इतना हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर ये ग्लोब है, पूरा इंडिया है, तो उसका जो पोल होगा, ठीक है, पोल की बात करूं तो पोल पे हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो कितना रहता है? मैक्सिमम रहता है, ज्यादा रहता है या कम रहता है? सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमको किस मतलब किस एरिया में देखने को मिलता है? पोल्स पे देखने को मिलता है। तो नॉर्थ पोल की बात करो या साउथ पोल की बात करो तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। और सबसे मिनिमम ग्रेविटेशनल फोर्स हमको किस एरिया में देखने को मिलेगा? तो इक्वेटर पे देखने को मिलेगा।
ठीक है, इसलिए ज्यादातर जो भी हमको स्टेशंस देखने को मिलते हैं लॉन्चिंग स्टेशन, वो सारे के सारे किसके पास में बनाए जाते हैं? इक्वेटर के पास में बनाया जाता है। इसलिए श्रीहरिकोटा जो है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि वो इक्वेटर के पास में हमको देखने को मिलता है, इसलिए ज्यादातर सारे के सारे लॉन्चिंग वहीं से होती है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना कि जो लॉन्चिंग स्टेशन रहते हैं वो इक्वेटर पे क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स, या बोल सकते हैं कि जो हमारा गुरु आकर्षण जो बल रहता है वो सबसे कम रहता है। और वहीं पे बोल की बात करूं तो पोल पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा रहता है? सबसे मैक्सिमम रहता है। ठीक है, ये सिंपल सा फिजिक्स का लॉजिक। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इसरो वर्क फोर्सेस, तो इसरो का वर्क फोर्स किसे कहा जाता है? वर्क हॉर्स, सॉरी, काम करने वाला घोड़ा किसको बोला जाता है इसरो का? ठीक है, किसको बोला जाता है? हमारे पीएसएलवी को बोला जाता है। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों ने देखा जितने भी मिशन हुए उन मिशनों में हम लोगों ने कौन सा लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया है? ठीक है, अब यहाँ पे पीएसएलवी के बाद हम लोग बात करें तो ये पीएसएलवी जो है फर्स्ट जनरेशन का है। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं एक बार, पहले इनके बारे में पढ़ लो, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट बता दूंगा कौन कौन से जनरेशन या फ्यूचर में यूज होने वाले लॉन्च व्हीकल कौन कौन से। तो पहली चीज यहाँ पे क्या पीएसएलवी के बारे में दी है, लगभग हम लोगों ने चीज देख ली। अब जीएसएलवी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल के टाइम पे ज्यादातर मिशन में हम लोग जीएसएलवी का इस्तेमाल करते हैं। जीएसएलवी में भी दो टाइप के हम लोगों को लॉन्च व्हीकल देखने को मिलते हैं, एक को क्या बोलते हैं हम लोग? मार्क 2, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्क 3। ठीक है, तो दो तरीके की जीएसएलवी में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है मार्क 2 और एक होता है हमारा मार्क 3। मार्क 2 को क्या बोला जाता है? नॉटी बॉय बोला जाता है। ठीक है, तो इसरो जो है मार्क 2 को क्या बोलती है? नॉटी बॉय बोलती है। ठीक है, नॉटी बॉय के नाम से भी आपसे पूछा जाता था कि नॉटी बॉय नाम का कौन सा लॉन्च व्हीकल है, तो उसको मार्क जीएसएलवी का मार्क 2 को क्या बोला जाता है? नॉटी बॉय बोला जाता है। ठीक है, या बोल सकते हैं जो मार्क 3 है उसमें हमारा लॉन्च व्हीकल मिशन के हिसाब से भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये जो जीएसएलवी मार्क 3 है वो सबसे बिगेस्ट लॉन्च व्हीकल हम लोग मानते हैं, तो बाहुबली के नाम से हम लोगों को देखने को मिलता है। बाहुबली मिशन सैटेलाइट के नाम से भी बोलते हैं बहुत से लोग। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखना, बाहुबली मिशन रॉकेट किसको बोला जाता है? तो जीएसएलवी मार्क 3। नॉटी बॉय किसको बोला जाता है? तो जीएसएलवी मार्क 2। अब नाम के ऊपर नहीं जा रहा हूं क्योंकि पूरी टर्मिनोलॉजी समझानी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, फिर जो LVM है, जो हमारा लॉन्च व्हीकल मिशन है, वो भी किसके अंदर काउंट होता है? हमारा मार्क 3 के अंदर ही काउंट होता है। इसके बाद ये हम लोग SLV के बारे करें तो SLV क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि हम लोग फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिलते हैं। अब हम लोगों ने ये चीज तो देख ली, कौन कौन सी चीजें देखी? ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो बोल सकते हैं कि स्पेस का प्रोजेक्ट था, जो बोल सकते हैं हम लोग फर्स्ट फेज की बात करते हैं, तो जो फर्स्ट फेज है उसमें हमको कौन कौन से लॉन्च व्हीकल देखने को मिलते हैं? PSLV हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? SLV हो गया। सेकंड फेज में हम लोग आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं, तो कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? GSLV। ठीक है, जिसमें दोनों काउंट हो जाते हैं, मार्क 2 भी आ जाएगा, मार्क 3 भी आ जाएगा, और लेटेस्ट में बोले तो LVM 3। ठीक है, अब फ्यूचर में यूज होने वाले लॉन्च व्हीकल कौन कौन से हैं, नाम बताओ। फ्यूचर जनरेशन में हम लोग किस तरीके के लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे, उनका नाम बताओ। ये दो मैंने आपको बता दिए, पढ़ा होगा थोड़ा तो। थोड़ा सा एक आध दो तो बताओ, बाकी के तीन है, एक आध तो बता दो, दो मैं बता दूंगा। एक भी नहीं पता? देखो तीन है, कौन कौन से? फुल फॉर्म अच्छे से लिख लेना। एक है RLV। RLV मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ठीक है, LV का मतलब है लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो पहला जो सैटेलाइट जो फ्यूचर के टाइम पे हम लोग लॉन्च व्हीकल का जिसका इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा है? RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। सेकंड कौन सा है हमारा? न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल।
न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। और चौथा कौन सा है? SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ये फ्यूचर में यूज होने वाले, या बोल सकते हैं कि थर्ड फेज में जो हम लोग थर्ड जनरेशन के ये लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, ये स्टार्टिंग के फेज के है, और ये सेकंड फेज जो हम लोगों ने ज्यादातर जो मिशंस यूज किए उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, इसलिए मैंने बोला था थोड़ा सा इनको आपको पढ़ना पड़ेगा पहले से, जब आप फ्यूचर जनरेशन के लॉन्च व्हीकल कौन कौन से हैं? तो हमारे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, फिर दूसरा न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, और तीसरा कौन सा है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी मैं फुल फॉर्म ही बता सकता हूँ, बाकी डिटेल हम लोग नहीं पढ़ रहे। क्लियर है ये चीज? बस इतने लॉन्च व्हीकल के बारे में पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्स बॉन्ड यूजेबल इन सैटेलाइट? उपग्रह संचार में उपयोगी एक्स बॉन्ड की परास बताइए। मतलब रेंज होती है ना एक तरीके से, वो रेंज क्या है हमारी? बताओ। अब देखो, नहीं पता तो ये चीज याद होनी, जो सैटेलाइट रहती है वो किस तरीके की वेव का इस्तेमाल करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किस तरीके के वेव्स का इस्तेमाल करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उसमें भी हम लोग कैटेगरी करें तो कौन सी वेव्स का यूज करते हैं हम लोग? माइक्रोवेव्स का। कौन सी वेव्स का? माइक्रोवेव्स का। अब माइक्रोवेव्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसीज को ये बोल सकते हैं कि उनको एक रेंज दे के रखिए। तो कितने तरीके की रेंज हमको देखने को मिलती है? 4 रेंजेस हमको देखने को मिलती है। कौन कौन सी है? पहली है एल, ठीक है, जिसको एल बॉन्ड के नाम से जानते हैं हम लोग। दूसरी कौन सी है? एस। तीसरी सी। और लास्ट में कौन सी आती है हमारी? एक्स बॉन्ड आती है। ठीक है, जो एल रहता है, जो एल बॉन्ड रहता है, वो कहां से कहां तक लाई करता है? 1 से लेके 2 गीगाहर्ट्ज तक। एस जो है वो कहां तक लाई करता है? 2 से लेके 4 गीगाहर्ट्ज तक। एस जो है वो कहां से लाई करता है? 4 से लेके 8 गीगाहर्ट्ज तक। और जो एक्स है वो कहां से कहां तक लाई करता है? 8 से लेके 12 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, तो यहां पे हमसे किस बॉन्ड के बारे में पूछा है? किस फ्रीक्वेंसी के बारे में या किस बरस के बारे में पूछा गया है? तो एक्स बॉन्ड के बारे में पूछा गया। तो एक्स बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक लाया करती है? 8 से 12 गीगाहर्ट्ज तक लाया करती है। ठीक है, पर एक्स के भी अलावा हम लोगों को कितनी अलग तरीके के बॉन्ड देखने को मिलते हैं? तो टोटल 4 है। ठीक है, स्टार्टिंग का एल, जिसको 1 से लेके 2 गीगाहर्ट्ज तक आते देखने को मिलता है। एस में 2 से 4। फिर सी में बात करते हैं तो सी में 4 से 8, और एक्स में 8 से 12 गीगाहर्ट्ज। और ये भी याद रखना, ये जो आपकी सैटेलाइट रहती है वो किस तरीके की वेव्स का इस्तेमाल करते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी हम लोग बात करें तो कौन सा? माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की हम लोगों ने ये फ्रीक्वेंसीज के बारे में देखा, रेंज के बारे में देखा। नेक्स्ट देखो, व्हाट कलर डज आउटर स्पेस अपीयर टू एस्ट्रोनॉट? तो अंतरिक्ष यात्री के लिए बाहरी अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई देता है? जब बोल सकते हैं कि वहां से जाते तो क्या देखने को मिलता है? ठीक है, क्यों देखने को मिलता है? काला क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि वहां पे लाइट कैसी होती है? इमिट, मतलब आपको सर्कुलेट देखने को मिलती है क्या? नहीं देखने को मिलती। तो जो लाइट अगर पास ऑन ही नहीं करेगी, स्कैटर नहीं करेगी, तो हमको वहां से जो एरिया है वो कैसा देखने को मिलेगा? ब्लैक ही देखने को मिलता है। इसलिए इंदिरा गांधी ने, कभी आपने देखा हो तो, राकेश शर्मा जब गए थे तो उनसे पूछा था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था?
सारे जहां से अच्छा भारत मतलब हिंदुस्तान हमारा। तो स्टेटमेंट अगर देखो तो लगभग हमको ऊपर से बात करो तो सारे एस्ट्रोनॉट्स को वहां से जो मतलब हमारा एटमॉस्फेयर है या स्पेस है कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लोगों ने पढ़ा है, तो अगर लाइट स्कैटर नहीं होगी तो हमको ये जो बोल सकते हैं आसपास का जो रीजन हमको ब्लू दिख रहा है वो किसके कारण देखने को मिलता है, स्कैटरिंग के कारण देखने को मिलता है। देखो, हु इज कॉल्ड द मैन ऑफ साइंस ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक है, किसको बोला जाता है? अनिल काकोडकर को। कौन थे भैया ये, क्या काम किया था उन्होंने ऐसे? मतलब कि बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जो परमाणु से रिलेटेड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसमें डिस्कवरी की थी, तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ये। ठीक है, परमाणु विज्ञान के वैज्ञानिक थे वो, उसके बारे में किया था। और ये भी बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर कमीशन बनी थी तो वो उसके अध्यक्ष भी थे या चेयरमैन भी थे। तो ये चीज याद रखना कि जो न्यूक्लियर मिशन बना था उस टाइम पे, न्यूक्लियर कमीशन सॉरी, न्यूक्लियर कमीशन जो बना था उसके चेयरमैन थे ये, अध्यक्ष थे। ठीक है, और इनको क्या पद्म विभूषण भी मिला था। किस ईयर में पद्म विभूषण दिया गया था इनको? किस ईयर में अनिल काकोडकर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो कब दिया गया था इनको पद्म विभूषण? 2009 में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जो अनिल काकोडकर है वो एक तरीके से क्या थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। मैकेनिकल इंजीनियर के बाद वो क्या बने, न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने। न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनने के बाद न्यूक्लियर कमीशन जो बनी उसके क्या बने, वो चेयरमैन बने, अध्यक्ष बने। और इसी चीज को आगे चलते हुए उनको किस से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण से, भूषण से। तो उसके बाद उन किस ईयर में उनको दिया गया था ये अवार्ड? 2009 में। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन इतनी याद रखना। और एमपी के ही थे इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश के विज्ञान पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, विच प्लैनेट लुक्स रेड इन द नाइट स्काई, तो कौन सा ग्रह रात में आकाश में लाल दिखता है? सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो पढ़ा होगा हम लोगों ने। ठीक है, तो कौन सा देखने को मिलता है? मार्स देखने को मिलता है। मंगल ग्रह जो है वो कैसा दिखता है, लाल दिखता है। हमने एनसीईआरटीज में भी देखा है, 6th क्लास की एनसीईआरटी में दिखता था वो। नेक्स्ट देखो, नेम ऑफ द लाइन सेपरेटिंग अर्थ एटमॉस्फेयर एंड स्पेस, तो अंतरिक्ष क्षेत्र में और वायु क्षेत्र को पार्थिक करने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये है क्या, तो लगभग हम लोगों ने अर्थ को देखा है, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ से लगभग 100 किलोमीटर का एक इमेजनरी लाइन बनाई गई है, किसके द्वारा? साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, इस 100 किलोमीटर की इमेजनरी लाइन में हम लोगों को क्या देखने मिलता है, उन लोगों ने ये वाले एरिया को डिवाइड करके रखा है। कैसे डिवाइड करके रखा है, इसके लाइन की जो ये वाली चीज है इसको क्या बोलते हैं वो लोग, एयर स्पेस के नाम से जानते हैं। ये किस नाम से जानते हैं? वायु क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और जो 100 किलोमीटर के ऊपर वाला जो एरिया है उसको क्या नाम से जानते हैं? वो अंतरिक्ष के नाम से या स्पेस बोलते हैं वो। ठीक है, तो कोई भी इंसान जब ये 100 किलो मतलब पृथ्वी से 100 किलोमीटर का एरिया दायरा पार कर लेता है, जब वो इंसान को बोला जाता है कि वो स्पेस में ट्रेवल करा है। ठीक है, और ये जो लाइन एयर स्पेस को या वायु वाले क्षेत्र को और अंतरिक्ष के क्षेत्र को अलग करती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? करमान रेखा के नाम से या करमान लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमारे अर्थ के ऊपर एक इमेजनरी लाइन बना के रखी है। वो इमेजनरी लाइन कितने के बाद उन्होंने बनाई? 100 किलोमीटर के एरिया के बाद बनाई है। तो जो 100 किलोमीटर का एरिया है पृथ्वी से, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वायु क्षेत्र या एयर स्पेस के नाम से जानते हैं। और जो लाइन के मतलब कि जो 100 किलोमीटर का बाहर का एरिया है उसको किस नाम से जानते हैं? अंतरिक्ष या स्पेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब देखा होगा आप लोगों ने कि इंडिया से जो भी लोग स्पेस में जाएंगे उनको किस नाम से, किस टर्मिनोलॉजी के नाम से जाना जाएगा?
अभी गगनयान में हम लोगों ने देखा, या बहुत से जो इंडियन साइंटिस्ट या इंडियन जो स्पेस में जो गए हैं, जो इंडियन स्पेस में जाएंगे, इंडिया की तरफ से जो स्पेस में जाएंगे, उनको किस नाम से बुलाया जाता है इंडियन टर्मिनोलॉजी के हिसाब से? किस नाम से बुलाया जाता है? ये तो पढ़ा ही होगा। क्या बोला जाता है उनको? वेमोनॉट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, इंडिया से ऐसे लोग जो कि स्पेस में ट्रेवल करते हैं उनको किस टर्मिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है? तो वाइमोनॉट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर वाइमो का मतलब देखो तो वाइमो का मतलब क्या होता है? स्पेस। और नॉट्स का मतलब क्या होता है? जो कि वहां पे जा रहे हैं, मतलब कि जो यात्री जा रहा है, एक तरीके से सेलर्स जो बोला जाता है इंग्लिश में। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये चीज याद रखना, इंडिया की तरफ से जो भी स्पेस में जाएंगे उनको किस नाम से बुलाया जाएगा? वेमोनॉट्स के नाम से बुलाया जाएगा। और ये कर्मन लाइन के बारे में एक बार पढ़ लेना कि लगभग 100 किलोमीटर का जो एरिया रहता है उसको वायु क्षेत्र में काउंट करते हैं, और ऊपर का जो 100 किलोमीटर का जो एरिया है उसको स्पेस में काउंट करते हैं। तो कोई इंसान जब मतलब अर्थ से 100 किलोमीटर के बाहर वाले एरिया में जाता है, जब उसको बोला जाता है कि वो स्पेस में गया। ठीक है, और जो लाइन उसको डिवाइड करती है स्पेस को और एयर स्पेस को, उसको किस नाम से जाना जाता है? कारमान लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी व्हाट इज भुवन विच वॉज यूज इन द न्यूज रिसेंटली? तो अंतरिक्ष उपयोगी के संदर्भ में भुवन क्या है जो हाल ही में समाचारों में था? अभी नहीं था, बहुत पहले था। भुवन का इस्तेमाल किस लिए किया गया था? क्या हो गया भैया? कौन इशारे कर रहा है इतनी सी क्लास? भुवन क्या है भैया एक तरीके का? ठीक है, तो भुवन याद रखना एक तरीके का सॉफ्टवेयर उन लोगों ने डेवलप किया था। सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं या एक तरीके का ऐप बोल सकते हैं, जो कि क्या करता है? 3D मॉडल्स बनाता है। क्या करता है? 3D मॉडल्स बनाता है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है हम लोगों को? नेक्स्ट मून it's a geo portal which has been the capability of making 3 dimensional image of India। तो कोई भी चीज है उसका वो क्या बना लेता है? 3 dimensional मॉडल बना देता है। जैसे चंद्रयान की बात कर रहे हो, तो चंद्रयान 3 का वो किस तरीके से आपका मॉडल बना के दे देगा? 3D मॉडल बनाकर दे देगा आपको। ठीक है, उस तरीके से आप चीजों को देख सकते हो। तो ये तरीके का पोर्टल था या एक तरीके से सॉफ्टवेयर था जो कि चीजों को किस में कन्वर्ट कर देता है? 3D पिक्चर्स में या 3D मॉडल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, Who was the first woman to reach space? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? भारतीय महिला के बारे में तो सबने ही सुना होगा, कौन है? और विश्व की सबसे पहली कौन सी है? किस ईयर में गई थी? ठीक है, तो वैलेंटीना टेरेस्कोवा जो थी वो कहाँ की थी? सबसे पहली चीज यूएसएसआर की थी, सोवियत संघ की थी। किस ईयर में स्पेस में गई थी? तो 1963 में। और विश्व का सबसे पहला इंसान जो कि बोल सकते हैं कि स्पेस में गया था, वो कौन था? यूरी गैंग्रीन। किस ईयर में गए थे वो? 1961 में। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखना। इंडिया का हम लोगों को पता ही है, पहले जो पुरुष थे वो कौन थे? राकेश शर्मा। और पहली महिला कल्पना चावला। What is the full form of IRNSS? IRNSS का पूर्ण रूप क्या है? और IRNSS को आज के टाइम पे किस नाम से जाना जाता है? नरेंद्र मोदी ने जी ने मतलब पीएम ने हमारे इसका नाम चेंज कर दिया है, तो इसका नाम आज के टाइम पे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? नाविक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस टर्मिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है? अब IRNSS नाविक के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम।
ठीक है, तो एक तरीके का सैटेलाइट सिस्टम है जो कि किसके लिए बनाया गया है, हमारे रीजनल जगह के लिए बनाया गया है, हमारे क्षेत्र के लिए बनाया के रखा है। अब आपसे पूछा जाए कि विश्व में ऐसी कितनी कंट्रीज हैं जिन्होंने खुद की अपना रीजनल सैटेलाइट सेटअप किया है? विश्व की कितनी कंट्रीज ने खुद ने अपना रीजनल सैटेलाइट सेटअप किया है, वो कौन सा है सैटेलाइट सिस्टम देखने को मिलता है? रीजनल की बात कर रहा हूं मैं, ग्लोबल की बात नहीं कर रहा। रीजनल सैटेलाइट सिस्टम हमको दो ही कंट्री में देखने को मिलता है। एक तो हमारी इंडिया ने उसको बनाया जिसको हम लोग नाविक के नाम से जानते हैं, और दूसरा किसने बनाया है? रीजनल सैटेलाइट सिस्टम दो ही देशों ने बनाया है, एक तो इंडिया जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अभी पढ़ा हम लोगों ने नाविक के नाम से, और दूसरा कौन सा है? जापान। ठीक है, जिसको हम लोग QZSS के नाम से जानते हैं। उसका रीजनल सैटेलाइट सिस्टम का नाम क्या है? QSZD। अब ग्लोबल की बात करूं या विश्वनीय की बात करूं, तो विश्व स्तर पे जो सैटेलाइट सिस्टम है वो कितनी कंट्रीज ने बनाए, वो मेन हमको देखने को मिलते हैं। वो कौन सी कंट्रीज है अभी जो बताइए वो देखो। इंडिया की ग्लोबली नहीं है, इंडिया का रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है। ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम कितने कंट्रीज हैं, या ग्लोब मतलब विश्वनीय उपग्रह जो सिस्टम है वो कितनी कंट्रीज ने बनाया है? ठीक है, तो पहले आंसर आ चुके थे सही, 4 देशों ने बनाया है। अब चारों के नाम बताओ एक एक करके। ये तो रीजनल सैटेलाइट सिस्टम थे। ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम, 4 चाहिए, चारों के नाम बताओ सभी एक एक। तो एक तो हम लोग यूज ही करते हैं। सैटेलाइट सिस्टम के भी नाम देखते चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो दो कंट्रीज आपने बताई मेन, यूएसए की ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम का नाम क्या है? हमारे फोन में क्या रहता है? जीपीएस। ठीक है, जिसको हम लोग पहले किस नाम से जानते थे? जीपीएस को पहले क्या बोला जाता था? ये भी बताओ, जीपीएस को पहले बोला किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था पहले? जीवीएस नाव स्टार के नाम से। किसने बनाया था ये? तो ये किसके द्वारा बना गया है? यूएसए के द्वारा। दो और बची है, चलो यूएसएसआर का बता दो। यूएसएसआर का ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम का नाम क्या है? बताओ जल्दी से। यूएसएसआर का ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम का नाम क्या है? ग्लोनेस। ठीक है, ये किसने बनाया है? यूएसएसआर ने, मतलब कि रशिया का बोला जा सकता है, अब रशिया बोल सकते हो उसको। ये बनाया था उस टाइम पे वो था। दो और बचे हमारे। आप एक बचा है आपका यूरोपियन यूनियन, और दूसरा कौन, चौथा कौन सा है हमारा? चाइना। यूरोपियन यूनियन ने कौन सा बनाया है? गैलीलियो। ये किसने बनाया? हमारे यूरोपियन संघ जो है उसने बनाया है। चाइना का बताओ जल्दी से। एक ने बताया, चाइना का और कौन बताएगा? बाय 2। ठीक है, तो ये चाइना का है हमारा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कि विश्वनीय स्तर पे जो उपग्रह सिस्टम है या उपग्रह प्रणाली जो है वो कितनी कंट्रीज में हमको देखने को मिलती है? 4 कंट्रीज की देखने को मिलती है। जीपीएस जो को हम लोग फोन में इस्तेमाल करते हैं, उसका पहले नाम क्या था? नवस्टार। उसको किसने बनाया? यूएसए ने। यूएसएसआर या रशिया की कौन सी सैटेलाइट सिस्टम वर्ल्ड मतलब ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम देखने को मिलता है? ग्लोनेस। यूरोपियन यूनियन की कौन सी सैटेलाइट सिस्टम है? ठीक है, गैलीलियो। और चाइना की वाइडू। अब रीजनल
सैटेलाइट सिस्टम की बात करें तो रीजनल लेवल पे हमको दो ही कंट्री में सैटेलाइट सिस्टम देखने को मिलता है। इंडिया में, जिसको हम आज के टाइम पे किस नाम से जानते हैं, पहले किस नाम से देखते थे, IRNSS। वहीं पे हम जापान की बात करें तो जापान में भी हमको रीजनल सैटेलाइट सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन याद रखना। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखो, HTPV क्या है? व्हाट इज HTPV? इसका फुल फॉर्म बताएगा कोई HTPV का? ठीक है, तो आंसर आना स्टार्ट हो गया। इसका फुल फॉर्म देख लो पहले। हाइड हाइड्रोक्सी सिल टर्मिनेटेड पॉली ठीक है, यहाँ पे डी है, सॉरी। ठीक है, तो एक तरीके का ये क्या है हमारा, फ्यूल टाइप का बोला जा सकता है, या बोल सकते हैं प्रोपोलेंट है। अब किस तरीके का प्रोपोलेंट है? सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है, ठोस फॉर्म में देखने को मिलता है, या लिक्विड की फॉर्म में हमको देखने को मिलता है? तो ये चीज याद रखना, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटीन जो है वो एक तरीके का आपका क्या है, प्रोपोनॉइड है। किस तरीके का है? ठोस है, सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड प्रोपोनेट हम जिसको जिसको यूज करते हैं वो क्या है हमारा, HTPV। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड प्रोपोनेंट कितने तरीके के हैं? दो तरीके के। कौन कौन से? एक है हमारा MMH, ठीक है, दो तरीके के हमको देखने को मिलते हैं। इतना याद रखना हमारा। प्रोपोलेंट में एक सॉलिड है आपका, सॉलिड में हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा, HTPV के बारे में पढ़ा, जो कि हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेन है, जो कि एक तरीके का सॉलिड टाइप में देखने को मिलता है। लिक्विड की फॉर्म में हम लोग देखें तो लिक्विड की फॉर्म में दो देखने को मिलते हैं, एक है MMH और एक है कौन सा हमारा, UDMH या UMH। दोनों तरीके से बोलते हैं, UMH बोल दो या UDMH बोल दो, UDMH ही लिख लेना आप। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑर्बिट आर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्लेस्ड? तो बोल सकते कि सुधार संवेदी उपग्रह किस कक्षा की स्थापित किए जाते हैं, कहां पर हमको देखने को मिलते हैं, किस ऑर्बिट में देखने को मिलते हैं? ठीक है, अगर इसका इस्तेमाल अगर लो ऑर्बिटल या बोल सकते कि निम्न भू कक्षा का इस्तेमाल नहीं किया गया तो दूसरा किस शब्द से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं? इसकी जगह और क्या टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं? लो ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? SS, या बोल सकते हैं जियो सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। ठीक है, कभी कभी SSPO के नाम से भी हम लोग इसको देखते हैं। तो अगर आपको लो अर्थ ऑर्बिट नहीं देके रखा हो तो क्या देके रखा होगा? जियो सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, ये जिसको हम लोग SSPO के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों चीजें याद रखना कि हमारा जो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उनको किस ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है, जो भी अर्थ की लो ऑर्बिट रहती है उसमें प्लेस किया जाता है, या उसको किस नाम से जाना जाता है, जियो सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट के नाम से या SSPO के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन अ PSLV? तो जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसमें कितने चरण हमको देखने को मिलते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं?
ठीक है, तो कितने स्टेजेस होते हैं? 4 स्टेजेस होते हैं किसमें? पीएसएलवी में। पहला स्टेज में क्या होता है हमारा? हमेशा याद रखना कि कोई भी लॉन्च व्हीकल है तो उसमें जो पहला फ्यूल होगा वो किस फॉर्म में देखने को मिलता है? सॉलिड फॉर्म में, कोई भी हो। सेकंड में क्या रहता है इसमें? लिक्विड। थर्ड में फिर से क्या आ जाता है हमारा? सॉलिड। और फोर्थ में क्या होता है हमारा? फिर से लिक्विड। ठीक है, तो अगर आपसे पीएसएलवी की बात करते हैं तो पीएसएलवी में कितनी स्टेजेस होती है फ्यूल की? 4 स्टेजेस। पहले में सॉलिड, दूसरे में लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। जीएसएलवी की बात करें तो जीएसएलवी में कितनी स्टेजेस होती है? 3 ही स्टेज होती है उसमें। ठीक है, अभी आएगा आगे क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, विच व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल्स आर जीएसएलवी यूज्ड इन इट्स ऑपरेशन? जीएसएलवी में अपने परिचालन में किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है? किस फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं? लिक्विड का। ओनली केवल लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड का इस्तेमाल होता है फर्स्ट फेज में, सॉलिड में नहीं होता। सॉलिड सेकंड फेज में सॉलिड का होता है। सॉलिड इन द फर्स्ट फेज एंड लिक्विड इन द सेकंड फेज। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी स्टेज रहती है, कोई भी आपका लॉन्च व्हीकल को उठाओ तो उसमें जो पहला फ्यूल रहता है वो कैसा रहता है? सॉलिड रहता है। तो दूसरा स्टेटमेंट में क्या है? लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो पहला वाला दूसरा वाला तो अपने आप ही क्या हो गया? और केवल क्या लिक्विड का ही इस्तेमाल किया जाता है? सॉलिड फॉर्म को हम लोग देखने को नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सॉलिड का भी इस्तेमाल किया जाता है और लिक्विड का भी किया जाता है पीएसएलवी में। अगर जीएसएलवी की बात करें तो तीसरे स्टेज में हम लोग किसका यूज करते हैं? क्रायोजेनिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? ठीक है, और इसमें एक और चीज आप क्या कर दोगे, जो थर्ड फेज रहता है उस थर्ड फेज में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? क्रायोजेनिक का। ठीक है, तो ये तीनों चीजें का हो जाएगा। क्रायोजेनिक कैसा रहता है? लिक्विड H2 प्लस लिक्विड O2 इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्रायोजेनिक में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? जो भी H2 रहता है उसको लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, और साथ में O2 को भी किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं? लिक्विड फॉर्म में। तो ये चीज याद रखना। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखो, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट या एस रॉस का एब्रीवेशन क्या है? एस रॉस का फुल फॉर्म क्या देखने को मिलता है हमको? ठीक है, तो एस रॉस का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेस्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज। ठीक है, ये तरीके की जो सीरीज है वो किसके ऊपर बेस्ड थी? हम लोगों ने अभी लॉन्च व्हीकल के बारे में देखा था। तो ASLV नाम की भी उन लोगों ने एक लॉन्च व्हीकल को बनाया था, जिसमें हम लोग इस तरीके की जो मतलब सीरीज थी वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती थी? एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल पर्पस करने के लिए कुछ उपग्रह बना के रखे थे, सैटेलाइट बना के रखी थी। उस सीरीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेस रोहिणी सैटेलाइट सीरीज के नाम पे। और वो किस तरीके के लॉन्च व्हीकल को इस्तेमाल करते थे? ASLV। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी? तो भारत में जो पहली बोल सकते मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेशशाला है वो कहां पर स्थित है? तो क्या कहा जाता है, सॉरी, जो मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है उसको किस नाम से जाना जाता है?
ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमारा एस्ट्रोसेट जो है उसका सही आंसर है, जिसमें किसका इस्तेमाल किया गया था, PSLV-G30 का। और बाकी की ये दोनों जो हम लोग देखते हैं कैट्रोसेट और रीसेट, ये सारी की सारी कैसी सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग है। ठीक है। हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज मून मिशन चंद्रयान 3? अब आपके लिए पूछा जा सकता है भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 के परियोजना निर्देशक कौन थे, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन थे, डायरेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करें तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे हमारे, पी वीर मुथवेल। ठीक है, एस सोमनाथ नहीं थे। और अगर यहाँ पे एक और देखें तो ऋतु जो श्रीवास्तव है वो किसके लिए मेन इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो जो मंगलयान का जो मेन मिशन हुआ था उसमें इनने बहुत बड़ा योगदान दिया था। मूवी देखा होगा आपने, मूवी जो आई थी मिशन मंगल। ठीक है, क्लियर है, ये चीज याद रखना ये सब। विच इज द क्रायोजेनिक स्टेज इन GSLV? तो GSLV में जो क्रायोजेनिक चरण रहता है वो कौन सा स्टेज रहता है, अभी देखा हम लोगों ने। पहला स्टेज में क्या होता है, दूसरे में, तीसरे में, तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और ये चीज याद रखना कि GSLV में चौथा स्टेज होता ही नहीं है। ठीक है, PSLV में 4 होते हैं, GSLV में कितने होते हैं, 3 ही हमको देखने को मिलते हैं। और याद रखना क्रायोजेनिक स्टेज में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। तो इसमें याद रखना ये वाली चीज। क्योंकि ये लेटेस्ट स्टेज है तो हो सकता है कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको फ्रेम करके पूछ ले। नेक्स्ट देखो, ऑन विच डेट, टाइम एंड डेट चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द मून? चंद्रयान 3 किस समय और तारीख को चंद्रमा की सतह पर उतरा था? लॉन्च किस दिन हुआ था और? ठीक है, तो क्या हमारा अगस्त 2023 कितने बज के 6:04 PM पे, इसलिए हम लोग इस दिन को आज से क्या बनाने लगे, उस दिन से। ठीक है, अंतर मतलब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, एक और चीज हम लोगों ने इसमें देखी ना, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के बारे में, तो इसमें एक चीज याद रखना कि जो फर्स्ट स्टेज रहती है उस फर्स्ट स्टेज में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, UTPV का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ने अभी देखा। सेकंड स्टेज में किसका यूज होता है, तो UDMB का, MH सॉरी। और थर्ड स्टेज में हम लोगों ने देखा लिक्विड H2 और लिक्विड O2 का। ठीक है, ये पूछा नहीं जा सकता पर अभी रिलेटेड है तो इसलिए आप पढ़ लेना इतना। ठीक है, कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपका फ्रेम आ जाए कि फर्स्ट स्टेज में कोई भी GSLV की जो फर्स्ट स्टेज है उसमें किस तरीके का फ्यूल का इस्तेमाल होता है, तो HTPV का, सेकंड फेज में UDMH का, और तीसरे में हम लोगों ने देखा क्रायोजेनिक जिसमें लिक्विड O2 और लिक्विड H2 रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चंद्रयान 3 रोवर हैज कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किस किस चीजों का, मतलब चंद्रयान 3 के जो रोवर है उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति की पुष्टि की है? रोवर का नाम क्या था, और हमारे लैंडर का विक्रम। तो इतना तो सबको पता ही होना चाहिए। और किस किस चीज की पुष्टि की है ये चीज बताओ। ठीक है, तो सारी चीजें हमने बताई, ऑक्सीजन का बताया, हाइड्रोजन का बताया, गंधक का बताया, सल्फर का, टेम्परेचर के बारे में भी उसने बताया, भूकंप के बारे में भी बहुत सी चीजें उसने बताई हैं। तो ये सारी की सारी चीजें किसने फाउंड आउट की, हमारे रोवर ने, चंद्रयान 3 के रोवर ने। नेक्स्ट देखो, विच हाउ मेनी डिस्टेंस विल द स्पेस क्राफ्ट कवर अंडर द आदित्य L1 मिशन? तो आदित्य L1 मिशन के तहत अंतरिक्ष यान ने कितनी दूरी तय करेगा, नहीं की,
मतलब कर ली, ये पास्ट में नहीं है, अब हो गया ये चीज। कितनी उन्होंने दूरी तय की थी? ठीक है, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो ये रिलेटिवली क्वेश्चन जो फैक्ट के रूप में आपसे आदित्य L1 से या गंगयान, मतलब गंगयान से आपसे तो कम ही है, चंद्रयान 3 से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। फ्यूल के बारे में जरूर थोड़ा सा पढ़ लेना, GSLV के बारे में इंपॉर्टेंटली पढ़ लेना, ये सारे के सारे रिलेटेड टॉपिक्स हैं सब। अब देखो, रिसेंटली श्रीलंका हैज सेंड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट, व्हाट इज नेम? रिसेंटली नहीं है, 2019 में भेजा था। 2019 में उन्होंने, श्रीलंका ने जो सैटेलाइट भेजी थी उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? ठीक है, तो क्या नाम रखा था? रावणा 1 रखा था। ठीक है, इसको छोड़ा, मतलब इसको स्पेस में छोड़ने के लिए मदद किसने की थी? तो नासा ने की थी। नासा की जो स्पेस फैसिलिटी है उसने इस सैटेलाइट को भेजा था। इसको हम लोग बोले तो किस नाम से जाना जाता है? बर्ड LKA नाम के से भी जाना जाता है। ठीक है, बाद में इसका नाम रावणा 1 रख दिया गया था। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज तेजस? तेजस क्या है भैया? ठीक है, तो भारत का क्या है? ये निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान है, या फर्स्ट फाइटर प्लेन ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिजीनियसली इंडिया के लोगों ने खुद ने बनाया, किसी की हेल्प, बिना हेल्प लिए। ठीक है, और इसलिए हम लोग इसको तेजस के आगे किसका इस्तेमाल करते हैं? LCA का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर तेजस लिखा होगा तो तेजस के आगे क्या लिखा था? LCA तेजस लिखा रहता है। LCA का मतलब लो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, जब भी आप तेजस का नाम पढ़ोगे तो तेजस के आगे हमेशा LCA लिखा रहता है। LCA का मतलब क्या होता है? लो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मतलब कि वो ज्यादा, इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है ज्यादा लड़ाई के लिए, लो कॉम्बैट के लिए उसको बनाया गया। क्लियर हो गया ये चीज? किसने बनाया था तेजस? कौन सी कंपनी थी? किसने मैन्युफैक्चर किया था? कौन सी कंपनी थी? एक ही कंपनी है भैया। ठीक है, तो कौन सी कंपनी ने बनाया था? मैन्युफैक्चर किसने किया था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। और मदद किसने की थी? किसके गाइडेंस में किया था? तो DRDO के गाइडेंस में किया गया था। ठीक है, DRDO ने गाइड किया था एक तरीके से, पर बनाया या मैन्युफैक्चर किस कंपनी ने किया गया था? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। किस ईयर में हमको देखने को मिला था ये? फर्स्ट फ्लाइट कब ली थी इसने? तो 2015 में। अब आपसे कोई पूछे कि इंडिया का फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट कौन सा है, मतलब कि मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कौन सा है? ये तो लो लो कॉम्बैट के लिए बनाया गया है। मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कौन सा है हमारे इंडिया में, जो कि सबसे तेज है, सबसे फास्ट है, और लड़ाई में भी, मतलब कि बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे बनाया गया है वो? बताओ सभी, क्या वो इंडिया का इंडिजीनियस है या किसी की मदद से उसको बनाया गया था? तो उसका नाम क्या है हमारा? सुकोई SU30, सॉरी। ठीक है, ये अभी तक का बोल सकते हो कि सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है जो विश्व में बना है। विश्व में मतलब वर्ल्ड में भी हमको देखने को मिलता है, और इंडिया के पास भी ये है। तो इंडिया ने ये जो बोल सकते हैं ये क्राफ्ट है, किसकी मदद से, मतलब किसकी हेल्प के साथ बनाया है? इंडिया और रशिया का ये जॉइंट प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो रशिया भी इसमें इंक्लूड था। क्लियर हो गया? तो इंडिया का हम लोगों ने एडवांस देखा, और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एडवांस कौन सा है हमारा? वर्ल्ड का एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हमको कौन सा देखने को मिलता है? विश्व का सबसे फास्टेस्ट या सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कौन सा है? कौन सा है? नासा X-43। ठीक है, जो कि अमेरिका ने, बोल सकते हैं बोइंग, नासा ने, मतलब नासा X-43 के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एडवांस चीजें एक बार देख लेना कि एडवांस एयरक्राफ्ट कौन सा है, एडवांस सबमरीन कौन सी है जो कि हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आपके।
नेक्स्ट देखो, सिंपल सा क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में इस पे विचार कीजिए और सही मतलब स्थापना दिवस बताइए या वर्ष बताइए। इसरो कब बना था, डीआरडीओ क्या बना था, और TIFR क्या है, इसका फुल फॉर्म बताओ। बाकी दो का तो हम लोगों ने पढ़ा है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, डीआरडीओ का, और TIFR का भी बताओ। ये नई चीज आपको देखने को या सुनने को मिल रही है, इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो एक ने बता दिया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, मुंबई में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो जो इसरो है वो किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, 1969 में। डीआरडीओ 1958 में ही बन गया था। और TIFR किस टाइम पे हमको देखने को मिलता है, 1945 पे देखने को मिलता है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब हेडक्वार्टर और देख लो, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिलता है, बेंगलुरु में देखने को मिलता है। ठीक है, अंतरिक्ष भवन में हमको देखने को देखोगे तो। डीआरडीओ का न्यू दिल्ली में। ठीक है, स्थापना दिवस और हेडक्वार्टर्स याद रखना। नेक्स्ट देखो, इन विच स्टेट इज द तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन लोकेटेड। तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन किस राज्य में स्थित है, राज्य के साथ साथ इस शहर का नाम भी बताना। कहां पर, स्टेट तो बता दिया, स्टेट कौन सा है हमारा, तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट स्टेशन कहां पर देखने को मिलता है, केरल में देखने को मिलता है। केरल में कहां पर, त्रिवनंतपुरम में। ठीक है, कहां पर देखने को मिलता है, त्रिवनंतपुरम में हमको केरल में क्या है, इक्वेटोरियल, तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्पेस साइंस इन इंडिया। तो भारत के आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है, किसको बोला जाता है। ठीक है, तो कौन है हमारे, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, या बोल सकते हैं जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल, वो जो मिसाइल जो प्रोग्राम था उसकी नींव किसने रखी थी। अब यहाँ पे PM का नाम आ गया, पर मेन आर्किटेक्ट की बात करें तो इसको फाउंड करने वाले आर्किटेक्ट कौन थे, इन्होंने इसकी नींव रखी थी, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, उन्होंने उसकी नींव रखी थी। बस परमिशन किस PM ने दी थी, किसके अंडर में इस गाइडेड प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, तो अगर हम ईयर की बात करें तो किस ईयर में इसको लॉन्च किया गया था प्रोग्राम को, 1982 से 83 के बीच में। और उस टाइम पे PM कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इसलिए इसमें आ जाएगा। पर मेन आर्किटेक्ट की बात करें, मेन पर्सन की बात करें जिसने इसको प्रोग्राम को चलाने के लिए मतलब स्टार्ट किया था, तो वो कौन थे, APJ अब्दुल कलाम। किसके गाइडेंस में, किसकी परमिशन के द्वारा शुरू किया गया था, इंदिरा गांधी, इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम ले लिया। नेक्स्ट देखो, हु डैश छोड़े जाने के बाद हवा में एक अर्ध चक्राकार पथ का अनुसरण कौन करता है, किस तरीके की मिसाइल मतलब स्पेस में जाके क्रीसेंट शेप पाथ फॉलो करती है, कौन सी मिसाइल होती है वो। ठीक है, कौन सी मिसाइल होती है, ब्लास्टिक मिसाइल होती है। ठीक है, ब्लास्टिक मिसाइल का सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा है, ब्रह्मोस। ठीक है, तो ब्रह्मोस जो आपकी मिसाइल देखने को मिलती है वो कैसी मिसाइल है, ब्लास्टिक मिसाइल है एक तरह। सॉरी, हाँ क्रूज मिसाइल है, सॉरी, क्रूज मिसाइल का सबसे अच्छा एग्जांपल ब्रह्मोस है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द टाइप ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल इज। तो ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया। कैसी मिसाइल है, अभी हम लोगों ने डिस्कस की, क्रूज मिसाइल है। त्रिशूल, आकाश, ये सारे के सारे कैसे मिसाइल है, स्पेस टू मतलब सतह से हवा में मारने वाले, वायु से वायु में मारने वाले, सतह से सतह में मारने वाले, इनमें से कोई नहीं।
जो आकाश है या त्रिशूल है वो किस तरीके के हमको देखने को मिलते हैं? ठीक है, तो सतह से छोड़े जाते हैं और किस कहाँ पे मारे जाते हैं? हवा में इसको फायर किया जाता है। ठीक है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है ये सारी की सारी। नेक्स्ट देखो, इंडियाज इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड हेलीकॉप्टर इज, तो इंडिया के द्वारा स्वदेशी तकनीक से बनाया गया हेलीकॉप्टर किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? सरस के नाम से जाना जाता है। इसको बनाया किस कंपनी ने था? ठीक है, इसको किसने बनाया था? नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया था, एचएएल ने नहीं बनाया। ठीक है, तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने बनाया था, लिमिटेड बोल रहा हूँ। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने इसको बनाया था। और इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर कौन सा है? याद रखना, बोइंग का है। बोइंग AH-67, जो कि अमेरिका ने बनाया, सबसे मोस्ट एडवांस हेलीकॉप्टर बोला जाता है आज की डेट में। ठीक है, तो इंडिया का खुद का इंडिजीनियस ही मैन्युफैक्चर हेलीकॉप्टर कौन सा है? सरस, जो कि किस कंपनी ने बनाया, लेबोरेटरी ने बनाया था? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। नेक्स्ट देखो, अष्टधरिणी इज रिलेटेड टू, जो अष्टधरिणी है वो किससे रिलेटेड है? वायुसेना से, नौसेना से, स्थल सेना से, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो क्या है, हमारी नौसेना से रिलेटेड है, इसलिए इसके आगे क्या लगा रहता है? INS लिखा रहता है। INS का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवी शिप। ठीक है, इसलिए आपने जितने भी जो शिप्स रहती है उनके आगे INS दिखा देखा होगा। INS मतलब कि इंडियन नेवी शिप अष्टधनी, ये क्या है, नौसेना के लिए हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो शिप है एक तरीके से बोल सकते हैं कैसी है ये? टॉरपेडो मिसाइल एंड रिकवरी शिप बोली जाती है, वेसल बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो एक तरीके की किस कैटेगरी के अंदर आती है? तो टॉरपेडो मिसाइल एंड रिकवरी वेसल के अंदर काउंट की जाती है। ठीक है, तो इतना याद रखना इस चीज में। विच साइंटिस्ट इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, तो भारत के परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? किसको बोला जाता है भैया? ठीक है, तो होमी जहांगीर बाबा को, क्योंकि मिशन जो प्रोग्राम है उन्होंने ही स्टार्ट किया था जवाहरलाल नेहरू के साथ में। नेक्स्ट देखो, ऑपरेशन पवन इज रिलेटेड टू, जो ऑपरेशन पवन है वो किससे रिलेटेड है? किस चीज का इसका इस्तेमाल किया गया था? पीस बिल्डिंग इन पंजाब। पीस बिल्डिंग मतलब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आपने सुना होगा, सुना है? जो इंदिरा गांधी और जो बोल सकते हैं कि हमारे अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसके बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसके लिए बनाया गया था ये ऑपरेशन, या एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए बनाया गया था, या ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द एयरफोर्स ड्यूरिंग कोरोना, या ऑपरेशन कंडक्ट टू कंट्रोल LTTE इन जाफना न्यू श्रीलंका। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट था वो किसके लिए बनाया गया था? ऑपरेशन कंडक्टेड टू कंट्रोल LTTE इन श्रीलंका। तो LTTE के बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि 1998 के टाइम पे जो राजीव गांधी है उन्होंने हमारी इंडिया पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में भेजा था। किस चीज के लिए? क्योंकि LTE जो हमारी लिबरेशन टाइगर तमिल एलम है, आपने सुना है ना उस चीज के बारे में कि उस टाइम पे जो लड़ाई थी वो सिविल वॉर चल रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जो राजीव गांधी है उन्होंने एक तरीके की फोर्स को भेजा था। उसको क्या नाम दिया था उन्होंने? ऑपरेशन पवन। ठीक है, तो इसमें हमारी बोल सकते हैं मिलिट्री एयरफोर्स सारे के सारे लोग वहां पे मदद करने के लिए गए थे श्रीलंका की, कि वो उसको सिविल वॉर को रोक दिया जाए। नेक्स्ट देखो, विच सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी इज, तो भारतीय नौसेना की सबमरीन कौन सी है इनमें से? इनमें से कौन सी इंडियन नेवी की सबमरीन है
या पनडुब्बी है। सबमरीन है तो कौन सी है? आईएनएस सिंधु रक्षक। ठीक है। और ऐसी कितनी सबमरीन है इंडियन नेवी के पास में? तो 16 जो अभी ऑपरेशनल है वो सारी की सारी कितनी सबमरीन हमको देखने को मिलती है इंडियन नेवी के पास? तो 16 है। सबसे बड़ी कौन सी है इनमें से? आईएनएस अरिहंत। ठीक है, सबसे बड़ी सबमरीन कौन सी है अभी इंडियन नेवी के पास? आईएनएस अरिहंत। प्रोजेक्ट 75 इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो जो प्रोजेक्ट 75 है वो किन दो देशों का संबंध बताता है, संबंधित है? ठीक है, किस किस के बीच में है? इंडिया और फ्रांस के बीच में। कि इंडिया के लिए सबमरीन बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जिसमें फ्रांस और इंडिया दोनों मिलकर सबमरीन को बनाएगा। तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? 75, जिसमें फ्रांस हेल्प कर रहा है इंडिया की। नेक्स्ट देखो, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना डॉक्टर शांति प्ररूप भटनागर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रशंसों से कहां और कब हुई थी? वेयर वॉज द बोलो सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश विद द एफर्ट ऑफ अल्लप्पा चित्तियर, डॉक्टर सी शांति सर भटनागर एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका आंसर आपको कहां पे देना है? कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा, स्पेस से रिलेटेड हम लोगों ने चीजों को देखा, और डिफेंस से रिलेटेड जो चीजें हो सकती थी, एयर मतलब हेलीकॉप्टर्स के बारे में हम लोगों ने देखा, एयरक्राफ्ट के बारे में देखा, सबमरीन के बारे में देखा, और कुछ शिप्स के बारे में देखा। तो यहाँ से डिफेंस से रिलेटेड चीजों को एक बार आप देख लेना, और साथ में हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए उनमें जो टर्मिनोलॉजी है वो जरूर अच्छे से पढ़ लेना। जीएसएलवी का मतलब समझना, जीएसएलवी के मतलब में हम लोगों को उसमें फ्यूल कौन कौन से यूज होते हैं वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पीएसएलवी जितने भी हमने फुल फॉर्म्स पढ़े वो जरूर अच्छे से कर ही लेना। और फ्यूचर के लॉन्च व्हीकल्स कौन कौन से हैं? तो मतलब हमने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में देखा, न्यू जनरेशन के बारे में देखा, और स्मॉल सैटेलाइट के बारे में देखा। तो सबके थोड़ी थोड़ी सी डिटेल और फुल फॉर्म जरूर याद रखना। ठीक है, और हमारा आदित्य L1 से भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखे। गंगयान के कमी थे, पर गंगयान का कोई ज्यादा मतलब नहीं, एक बार उसको देख लेना। पर चंद्रयान 3 और आदित्य L1 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कोई भी चीज हमारी छूटनी नहीं चाहिए। क्लियर हुआ? थैंक यू।